अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कोडर्स। ये आपके सी प्रोग्रामिंग कोर्स का छठा लेक्चर है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी। हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं, क्या टाइप्स रहते हैं ऑपरेटर्स के। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास टोटल 6 टाइप के ऑपरेटर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये वाले जितने सारे ऑपरेटर्स रह रहे हैं ये तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट होंगे। आज का लेक्चर बेस्ड है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं। हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ जो है कंपाइलर के ऊपर ही देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल, टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जिसे हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली हमारे मैथ्स में भी पढ़ते हैं, हमारे पास सी में भी वो सब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड एडिशनली कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो है वो भी अवेलेबल होता है। सो इन द फर्स्ट प्लेस अगर हम देखें एडिशन के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है वो सिंपली प्लस साइन है। इसी तरह माइनस साइन जो है सब्ट्रैक्शन के लिए है। एस्टरिक्स जो है ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन के लिए है। फॉरवर्ड स्लैश जो हमारा यहाँ पे है वो डिवीजन के लिए है। और यहाँ पे डिवीजन के पार्ट पे नोट करो कि सपोज़ हमारे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, एंड जो हमारा पहला वेरिएबल है सपोज़ वो a इक्वल टू 10 है, और हमारा जो दूसरा वेरिएबल सपोज़ b है, और b जो है b इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो अगर आप a फॉरवर्ड स्लैश या a डिवाइड बाय b करते हो, इसका जो आउटपुट आपके पास आएगा दिस इज सिंपल a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो कन्वेंशनली 5 2 आर 10, वी गेट अ 0। ये जो 2 हमारा है जो कि हमारा कोफिशिएंट बनता है a फॉरवर्ड स्लैश b, या ये जो डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर है या डिवीजन ऑपरेटर है, ये सिंपली हमें दो नंबर्स के डिवीजन होने पर जो उन दो नंबर्स का कोफिशिएंट बनेगा, यानी कि जिस नंबर से सपोज़ आप a को यहाँ पे 10 जो है इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो कोफिशिएंट लग रहा है यहाँ पे वो 2 है, तो a डिवाइड बाई b आप इसका आउटपुट आपको सिंपली 2 मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर है। मॉड्यूलस ऑपरेटर सेम हम लोग एग्जांपल जो है यूज़ करेंगे, a इक्वल टू 10 ही रखेंगे, b इक्वल टू 5 रखेंगे। अगर आप a मॉड्यूलस या a% b करते हो यहाँ पे, ठीक है, उस केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? दो नंबर्स को जब डिवाइड किया जाता है तो उनका जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है यूज़ करते हैं। इसको हम फर्दर अपने प्रोग्राम में देखेंगे। तो हम पहले एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो या जो भी हम लोगों को करना हो, सबसे पहले जो हमें पता है, हम किसी भी डेटा को, किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए पहले हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर टाइप के हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे, सपोज नंबर 1 और नंबर 2। इसके बाद सपोज हम लोग नंबर 1
में वैल्यू देते हैं 10 एंड नंबर 2 में वैल्यू जो है वो देते हैं हम लोग 5। ठीक है, तो अभी हम ट्राई करते हैं। %d लिखेंगे, प्लेस होल्डर की जगह printf में डेफिनेटली देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कोई एक नंबर जो है आउटपुट करा रहे हैं और उस नंबर को आउटपुट करने के लिए printf को क्या चाहिए होता है, एक प्लेस होल्डर चाहिए होता है उस जो आउटपुट कर रहे हो उस डेटा के टाइप का। तो हमारे केस में हम लोग इंटीजर्स के साथ खेल रहे हैं, तो हमें आउटपुट में भी कोई इंटीजर ही चाहिए, इसलिए हम लोग %d यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है एक चीज़ नोट करो, printf जो है एक पावरफुल फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको रन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो आउटपुट देखो, डेफिनेटली आउटपुट जो है वो 15 ही मिलेगा, बिकॉज 10 प्लस 5 बराबर होता है 15 के। ठीक है, एक तो हमारे पास एक तरीका ये रहता है कि हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को, या रादर हम कभी कभार डायरेक्टली नंबर्स को भी ऐसे कभी करते हैं। ठीक है, कि हम सीधे जो है printf के अंदर ही उनको, उनके बीच में कोई जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर डाल देते हैं और printf जो है खुद से उस ऑपरेटर के ऊपर काम करता है और उसका आउटपुट जो है जनरेट करके हम लोगों को स्क्रीन पे दे देता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स लिख सकता है, सपोज 10 प्लस 2। ठीक है, तो अभी आउटपुट देखो क्या मिलेगा, अभी का आउटपुट डेफिनेटली जो है 12 ही आया, बिकॉज 10 प्लस 2 12 के बराबर होता है। तो printf जो है हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, एक पावरफुल फंक्शन है रादर, जो कि ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं, हम इन ऑपरेटर्स को डायरेक्टली जो है printf में यूज़ कर पाते हैं। बट कन्वेंशन क्या होता है, जो हम नॉर्मली जो हम चीज़ फॉलो करते हैं वो ऐसे है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यानी कि 2 नंबर्स है और इनके ऊपर हमें कोई एक ऑपरेशन करना है, तो फर्दर उस चीज़ को हम लोग स्टोर करते हैं किसी और वेरिएबल में। सपोज हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, जिसका नाम हम लोग res करके रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, और रिजल्ट को इनिशियलाइज करके हम लोग लिख देते हैं सपोज नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, या इस बारी क्या है, हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस टाइम आपको नंबर्स डायरेक्टली नहीं देने, क्योंकि आपने क्या किया, नंबर्स के बीच में जो भी ऑपरेशन आपको कराना था वो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उस तीसरे वेरिएबल का जो है नाम रख देते हैं और ट्राई करते इस प्रोग्राम को रन करने का। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आउटपुट आया वो 5 आया, बिकॉज नंबर 1 हमारा 10 था, नंबर 2 हमारा 5 था, तो 10 माइनस 5 करके जो हमें आउटपुट मिला वो 5 ही होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में 2 हमारे पास जो है टर्म्स रहती है, ये मैंने शायद आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया है। जो हमारे पास 2 टर्म्स होती है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इन 2 टर्म्स का मतलब देखते हैं थोड़ा सा, या आपको ये पार्ट जो है रिक्वायर्ड रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिंपली ये जो दोनों चीज़ें, पहले ये बात नोट करो कि जो ये दोनों चीज़ें हैं ये डिटरमाइन करती है जो हमारा कोड है वो कितना एफिशिएंट है, यानी कि द एफिशिएंसी ऑफ आवर कोड इज डिटरमाइंड बाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इटसेल्फ। इन 2 फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं तो इन 2 फैक्टर्स को देख के हम लोग जज कर सकते हैं कि एक कोड कितना एफिशिएंट है या एक कोड जो है कितना एफिशिएंट नहीं है, यानी कि हाउ बैड इज़ अ कोड। ठीक है,
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपली ये चीज़ होता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर कितनी जगह या रादर कितनी स्पेस जो है कंज्यूम करेगा, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपल है कि आपका प्रोग्राम कितना टाइम लेगा रन करने में या रादर एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ये कंसिडरेशन में रखनी होती है जब भी आप एक प्रोग्राम लिखो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ये डेफिनेटली आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। जब कुछ एमएनसीज जो होती है, जब उनका मॉक टेस्ट रहता है या रादर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो आपका एग्ज़ामिनेशन रहता है, स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, वहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है। मतलब वो लोग आपको कोई एक पर्टिकुलर कोड देंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, सब जो होते इतने एफिशिएंट होते हैं कि उनको पता रहता है कि मैं प्रोग्राम कैसे लिखूं, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करूं और उस लैंग्वेज में क्या कोड्स लिखूं, क्या लाइंस ऑफ कोड यूज़ करूं ताकि ये प्रोग्राम जो है बन जाए। लेकिन वहाँ पे डिटरमाइन कौन सी चीज़ करेगी कि किसका कोड कितना अच्छा है, कितना सुपीरियर है और किसको प्रेफरेंस मिलती है? वही बंदे को प्रेफरेंस मिलती है जिसने ये दो फैक्टर्स जो है कंसिडर किए होते हैं, जिसने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का जो है अपने प्रोग्राम में ख्याल रखा होता है। तो अगर हमारे पास printf एक इतनी पावरफुल फंक्शन है कि वो डायरेक्टली वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस करके हमें रिजल्ट एग्जैक्टली करेक्ट दिखा देता है, तो हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब देर इज़ नो नीड फॉर अस कि हम एक तीसरा वेरिएबल बनाए जिस वेरिएबल में जो हम रिजल्ट है वो स्टोर करें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो हमने इससे पहले कोड लिखा था उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज़ किए, ठीक है, ताकि हम लोग जो है दो नंबर्स को स्टोर कर सके। सिंपल था। अभी इस वाले कोड में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एडिशनली एक res करके एक इंटेजर टाइप का जो वेरिएबल है फिर से इंट्रोड्यूस किया और उसमें सेम चीज़ हम लोगों ने की। उसमें हम लोगों ने उस नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर दिया, यानी कि res को हम लोगों ने यहाँ पे नंबर 1 माइनस नंबर 2 करके लिख दिया, ठीक है। जबकि हम लोगों ने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि printf इतनी पावरफुल फंक्शन है कि printf डायरेक्टली ये n1 माइनस n2 या नंबर 1 माइनस नंबर 2 को एग्जीक्यूट कर पाता है, यानी कि इसको समझ पाता है और हमें करेक्ट आउटपुट दे देता है। तो अगर इन दो कोड्स को कंपेयर किया जाए तो जस्ट बिकॉज जो हमारा ये वाला कोड है ये तीन वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज़्यादा है हमारे पिछले वाले कोड से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज़ किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट था ये, बस इससे आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा और इन डेप्थ फील आएगा और आपको printf के बारे में भी पता चल गया होगा कि printf जो है कितनी पावरफुल हमारे पास फंक्शन है। अभी हम जो है डिवीजन ऑपरेटर को और मॉडुलस ऑपरेटर को जो है डिस्कस करते हैं हम लोग कंपाइलर के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम लोग सपोज यहाँ पे सिंपली कोड को एडिट करके डिवीजन कराते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, उसको ध्यान से देखो, जैसा कि मेंशन किया हुआ था इससे पहले कि ये जो डिवीजन का जो ये ऑपरेटर रहता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने सपोज लिख दिया n1 या नंबर 1, इसको कंसिडर करो /n2, ठीक है। नंबर 1 में क्या था, नंबर 1 के अंदर 10 था, ठीक है। तो 10 और जो है हमारे पास नंबर 2 उसके अंदर क्या था, 5 था। तो नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट जो हमारा मिल रहा है हमें वो 2 मिल रहा है। आप चेक करो ये जो आउटपुट है ये 2 ही है, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर जो है या जो फॉरवर्ड स्लैश है ये आपको सिंपली क्या देगा, दो नंबर्स के बीच का कोफिशिएंट देगा, ठीक है। अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि ये जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो क्या आउटपुट देगा। तो
डेफिनेटली जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर है इस एग्जांपल में हमें जो आउटपुट देना चाहिए वो 0 देना चाहिए, एंड एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, बिकॉज जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो डेफिनेटली वहाँ का जो रिमाइंडर रहता है वो 0 रहता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है ये हमें आउटपुट जो दे रहा है वो दे रहा है नंबर 1 और नंबर 2 का रिमाइंडर, उनको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर उसके पास बचेगा वो हमें आउटपुट करा के दे रहा है, ठीक है। एडिशनली हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो है 2 और ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है कहते हैं, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज वो जो टॉपिक है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का वो हमें इस लेक्चर में नीडेड या दैट इज़ नॉट नेसेसरी अभी के लिए, वो हम लोग लूप्स के टाइम पे पढ़ेंगे बिकॉज वहाँ पे उसका जो है डेफिनेट यूज़ आपको समझ आएगा। अभी के लिए तो सिंपली अगर मैं अभी आप लोगों को वो चीज़ बताऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप्स के अंदर उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब हम लूप्स पे पहुँचेंगे वहाँ पे मैं आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जो है डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप जो है स्कैन एफ फंक्शन को, जो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ पढ़ा था, अगर आप स्कैन एफ फंक्शन को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ जो है कंबाइन करते हो तो आप देखो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे कोड्स जो है लिख पाओगे, ठीक है। और अभी तक आपने जो है 5 या 6 लेक्चर्स ही जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़े होंगे, उसमें से भी आपको 1-2 लेक्चर्स तो थियरी बेस्ड ही थे। अब देखो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, स्कैन एफ को यूज़ करेंगे और जो हमने आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, n1 और n2, ठीक है। इसके बाद कन्वेंशन फॉलो करेंगे, यूज़र से जो है इनपुट लेंगे, एंटर नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, स्कैन एफ चलाएंगे, स्कैन एफ %d, क्योंकि n1 जो है या n2 जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद एम्परसेंड या एट द एड्रेस ऑफ n1, तो हमने n1 जो है यहाँ तक हमने n1 स्कैन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, स्कैन एफ जो है बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। मतलब जब ये देखो आप यहाँ पे हम लोग जो है सिंपली लिखेंगे एंटर नंबर 2, तो अगर हम देखें हमने कहीं पे भी जो है निवलाइन कैरेक्टर या \n जो है यूज़ नहीं किया। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि उस निवलाइन कैरेक्टर तो कहीं पे है नहीं, तो ये चीज़ें जो है निवलाइन में कैसे आ रही हैं। आपको अभी कंपाइलर पे आप प्रॉम्प्ट पे देखोगे डेफिनेटली आपको दिखेगा ये चीज़ कि निवलाइन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो उसका जवाब सिंपल है कि स्कैन एफ जो है वैल्यू लेने के बाद जो है खुद से निवलाइन कैरेक्टर जो है रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या अभी तक क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में तो 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए या अदर 2 वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़र को प्रॉम्प्ट करा रहे हैं कि आप एक नंबर के लिए जो है वैल्यू पुट करो और उसके बाद नंबर 2 के लिए जो है वैल्यू पुट करो, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और इस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में यूज़र को बताएंगे कि आपने कौन से नंबर जो है आपने कौन से वाले नंबर्स एंटर किए थे, ठीक है। तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर 1 इक्वल्स, बाय द वे यह आपके जो जब आपका 5th लेक्चर था, इससे पहली वाली वीडियो जो आई थी उसमें जो टास्क दिया था उस टास्क का जो क्रक्स था, मतलब जो भी उसमें एक ट्रिकी पार्ट था, उसका जवाब इस लाइन में आपको डेफिनेटली मिलेगा। नंबर 1 इक्वल्स टू %d, ठीक है, एंड नंबर 2 इक्वल्स टू %d। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर 1 जस्ट बिकॉज हमने पहले एक जो हमारा पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर या प्लेस होल्डर है उसकी जगह पे हमें क्या देना है, हमें नंबर 1 का वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग कॉमा के बाद सबसे पहले n1 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा डाल के जो है n2 लिखेंगे,
तो क्या होगा, ये n1 का वैल्यू उठ करके इस प्लेस होल्डर के पास जाएगा और ये n2 का वैल्यू उठ करके इस वाले प्लेस होल्डर के पास जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा कोड एक्चुअली रन कर रहा है या नहीं। एंटर नंबर 1, तो सपोज हम लोग 20 कर देते हैं। देखो डेफिनेटली ये जो है निव लाइन में आ गया। क्यों? यहाँ पे जब स्कैन एफ चला था उसने खुद से जो है निव लाइन कैरेक्टर रिटर्न किया कंपाइलर को, तो कंपाइलर को पता चला कि ये जो प्रिंट एफ का दूसरा स्टेटमेंट है यानी कि एंटर नंबर 2, ये मुझे दूसरी लाइन में या निव लाइन में जो है आउटपुट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सपोज 30 लिख देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए नंबर 1 इक्वल्स टू 20 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 30। तो चेक करो, डेफिनेटली जो है हमारा आउटपुट वही आ रहा है, नंबर 1 इक्वल्स टू 20 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो जैसे कि पिछले लेक्चर का जो टास्क था उसमें मैंने बताया था कि एग्जैक्ट सेम ऐसे मेरे को जो है आउटपुट चाहिए, तो उस चीज़ का जवाब यही था। यानी कि प्लेस होल्डर्स कैसे काम करते हैं, प्लेस होल्डर्स कैसे काम करते हैं, जब जो पहला प्लेस होल्डर होगा दैट विल लुक फॉर, वो देखेगा पहले वेरिएबल के लिए। ठीक है, इस कॉमा के बाद या जो डबल कोट्स है उसके ख़त्म होने के बाद वो देखेगा कि कौन सा वेरिएबल जो है यूज़र ने मेंशन किया है, और उस वेरिएबल से जो है वैल्यू उठ करके चला जाएगा उस प्लेस होल्डर के पास। सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बताई कि n1 से वैल्यू उठ करके इस प्लेस होल्डर के पास जाएगा, फिर n2 से वैल्यू उठ करके इस प्लेस होल्डर के पास जाएगा। इसीलिए हमें जो रिज़ल्ट मिला वो एकदम करेक्ट मिला। हमने जो नंबर 1 20 दिया था एग्जैक्टली ऐसे ही मिला, और नंबर 2 30 दिया था वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही मिला था। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है हम इधर ही पे ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को इधर भी कंक्लूड करते हैं। बट मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आप ट्राई करोगे और नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग वही टास्क जो है डिस्कस करेंगे। आपका सिंपल सा जॉब है, आपको एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस है, या मतलब कि आपको ये दोनों चीज़ें जो है ट्राई करनी चाहिए। पहले तो आप 2 नंबर्स के लिए बनाओगे और उसके बाद जो है आप 3 नंबर्स के लिए एक बेसिक कैलकुलेटर बनाओगे। एक बेसिक कैलकुलेटर जो बनाना है उसमें आपको करना क्या है, पहली चीज़ जो नंबर्स होंगे वो यूज़र से इनपुट के तौर पे लेने हैं। ठीक है, यूज़र इनपुट में आपको 2 नंबर्स लेने हैं और फिर उन नंबर्स का आपको जो है एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, उनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, उनका डिवीजन कराना है और उनका जो है मॉड्यूलस निकाल करके यूज़र को जो है आउटपुट दे देना है। ठीक है, सिंपल सा इसका जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था आपको बिल्कुल वैसे ही करना है कि जैसे यहाँ पे नंबर 1 इक्वल्स टू ऐसे, नंबर 2 इक्वल्स टू ऐसे। आप उसके बाद क्या करना है आपको, चाहे आप तीसरा वेरिएबल यूज़ करके ये चीज़ करो या चाहे आप printf को यूज़ करके ये सब करो, उसके साथ कोई मतलब नहीं है। सिंपली उसके बाद क्या होना चाहिए, सपोज ऐसे द एडिशन ऑफ एंड परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। ठीक है, ये तो आपके प्रोग्राम का जो है सिंपली आंसर ही हो गया। तो n1 कॉमा n2 कॉमा n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहेगा। आप चेक करो, देखो बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है, लेकिन हर एक जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए आपको ये चीज़ करना है। नंबर 1 के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, नंबर 1 2 डाल देंगे, नंबर 2 के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, नंबर 2 जो है हम 3 दे देंगे। तो पहले हमें क्या दिखा रहा है, नंबर 1 इक्वल्स टू 2, सॉरी नंबर 1 इक्वल्स टू 2 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू 3, और उसके बाद क्या दे रहा है, द एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इक्वल्स टू 5। ऐसे करके जो है आउटपुट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, तो अब जाके आपको सही से इस कोड का आउटपुट दिखेगा। नंबर 1 3 दे देते हैं, नंबर 2 4 दे देते हैं। तो पहले क्या आएगा, नंबर 1 इक्वल्स टू 3, नंबर 2 इक्वल्स टू 4। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट द एडिशन ऑफ 3 एंड 4 इक्वल्स टू 7। जो आपका टास्क रहेगा वो ऐसे ही आपको लिखना है कि
आउटपुट में ऐसे ही आना चाहिए, द एडिशन ऑफ, जो उसने नंबर 1 दिया होगा और नंबर 2 दिया होगा उसका एडिशन, उसके बाद उस ऐसे ही उसका सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही उसका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन और उनके बीच का रिमाइंडर जो होगा। ठीक है, तो ये आप अपने एंड पे ट्राई करो। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कहाँ पे एरर आ रहा है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ में। ठीक है, फर्दर आप किसी भी क्वेरी को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाल सकते हो, हमारे ट्विटर हैंडल पे भी डाल सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आपको पता चले कि हमारी वीडियो जो है आई हुई है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।